नमस्कार, स्वागत है सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे कुवैत। हवाई अड्डे पर कुवैत के शीर्ष नेतृत्व ने किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का है पहला कुवैत दौरा। कुवैत में प्रधानमंत्री के अभिनंदन के लिए उमड़ा भारतीय समुदाय। सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ किया जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री ने 101 वर्षीय पूर्व विदेश सेवा अधिकारी मंगल सेन गांडा से भी की मुलाकात। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर परिषद के 72वें पूर्ण सत्र को किया संबोधित। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से पूर्वोत्तर में तेजी से हो रहा है विकास। क्षेत्र में उग्रवादी गतिविधियों में आई 71% की गिरावट। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए ईडी को दी मंजूरी। भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार और रोहिंग्यों को संरक्षण देने का लगाया आरोप। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले में एमसीडी एक्शन मोड में। स्कूलों में अवैध बांग्लादेशी बच्चों की पहचान करने का दिया आदेश। अवैध निर्माण पर भी होगी कार्रवाई। और सबसे पहले खबरें प्रधानमंत्री के कुवैत दौरे की। दो दिवसीय दौरे पर कुवैत पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री के अभिनंदन के लिए कुवैत पर शीर्ष नेतृत्व हवाई अड्डे पर मौजूद था। कुवैत के उप प्रधानमंत्री शेख फहद यूसुफ सऊद अल सबाह और विदेश मंत्री अब्दुल्लाह अली अल याहिया के साथ साथ कई बड़े मंत्री और अधिकारी प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए पहुंचे। इन सभी ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। कुवैत के अमीर शेख मिशेल अल अहमद अल जाबिर अल सबाह के निमंत्रण पर यह दौरा बेहद खास है। बीते 43 वर्ष में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली कुवैत यात्रा है। ऐतिहासिक संबंध, मजबूत आर्थिक आदान प्रदान और जीवंत सांस्कृतिक रिश्ते भारत कुवैत मित्रता के आधार स्तंभ हैं। भारत कुवैत के शीर्ष व्यापारिक भागीदार देशों में शामिल है। वित्त वर्ष 2023-2024 में दोनों देशों के बीच व्यापार $100 अरब से अधिक रहा। वहीं कच्चे तेल और एलपीजी की आपूर्ति के मामले में कुवैत भारत के लिए एक विश्वसनीय ऊर्जा भागीदार रहा है। कुवैत में बड़ी संख्या में रह रहा भारतीय समुदाय दोनों देशों के रिश्तों में मजबूती को बढ़ावा देता है। कुवैत में रह रहे भारतीयों की संख्या 10 लाख से अधिक है। कुवैत के विकास में इस समुदाय का अग्रणी योगदान है। इतना ही नहीं, खाड़ी में कुवैत भारत का प्रमुख भागीदार और सहयोगी देश माना जाता है। प्रधानमंत्री का कुवैत में होटल पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री के अभिनंदन के लिए बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय उमड़ पड़ा। लोगों ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारों से प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर भारतीय समुदाय गर्व, उत्साह और उल्लास से भरा दिखाई दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत में अब्दुल्लाह अल बरौन और अब्दुल लतीफ अल नसीब से मुलाकात की। अब्दुल्लाह ने रामायण और महाभारत का अरबी भाषा में अनुवाद किया है। वहीं अब्दुल लतीफ ने इन दोनों पवित्र ग्रंथों के अरबी संस्करण प्रकाशित किए हैं। प्रधानमंत्री ने इस पहल का जिक्र अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में भी किया था। भारत और कुवैत के बीच राजनीतिक संबंधों की गर्माहट दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में भी देखी जा सकती है। भारत और कुवैत के बीच पारंपरिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। भारत कुवैत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है। वहीं कुवैत भारत के लिए एक विश्वसनीय ऊर्जा साझेदार बना हुआ है। वित्त वर्ष 2023-2024 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 10.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। पहला मौका है जब भारत
जब कुवैत को भारतीय निर्यात 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। भारत में कुवैत द्वारा निवेश 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। इसके साथ ही कुवैत भारत का छठा सबसे बड़ा कच्चा तेल और चौथा सबसे बड़ा एलपीजी आपूर्तिकर्ता देश है। रूस के सारातोव में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसा हमला हुआ। रूसी शहर कजान में एक 36 मंजिला इमारत पर यूक्रेन से छोड़ा गया ड्रोन टकरा गया। रूसी राज्य समाचार एजेंसी और रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले की पुष्टि की है। रूसी मीडिया और विमानन अधिकारियों ने कहा कि यूक्रेन ने ड्रोन से रूसी शहर कजान पर हमला किया है। रूस के विमानन निगरानीकर्ता रोसा वियात्सिया ने टेलीग्राम के जरिए कहा कि हमले के कारण कजान हवाई अड्डे से अस्थायी रूप से उड़ानों के आवागमन को रोक दिया गया है। रोसा वायात्सिया ने कहा कि वह 2 अन्य हवाई अड्डों इजेवस्क और कजान के उत्तर पूर्व में एक छोटे शहर और सारातोव में भी विमानों के उड़ान पर भी अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ड्रोन हमले के बारे में रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि स्थानीय समय के अनुसार शहर पर सुबह 7:40 पर और 9:20 पर इस बीच में यूक्रेन द्वारा ड्रोन से हमला किया गया। हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। कजान के मेयर ने टेलीग्राम पर कहा कि शहर में सभी नियोजित सामूहिक कार्यक्रम सप्ताहांत में रद्द कर दिए गए हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अगरतला में पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय में एनईसी के 72वें पूर्ण अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि पूरा देश चाहता है कि पूर्वोत्तर भारत का हर व्यक्ति समृद्ध बने। 9,000 से ज्यादा हाथ में हथियार लिए युवाओं को सरेंडर कर मेन स्ट्रीम में शामिल कर नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति प्रस्तापित हुई, जो हर प्रकार के विकास की नींव बनी। पूरा देश चाहता है कि नॉर्थ ईस्ट का हर व्यक्ति समृद्ध बने, नॉर्थ ईस्ट का हर राज्य समृद्ध बने और उत्तर प्रदेश से कई गुना बड़ा हमारे भूभाग देश के विकास में योगदान करता रहे। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विकास मोदी सरकार की प्राथमिकता है और यहां की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्वोत्तर के विकास की गति बढ़ाकर पूर्वोत्तर को शेष भारत के बरोबर लाना, ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। केंद्र में जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नॉर्थ ईस्ट को प्रायोरिटी देने की शुरुआत करी। प्रधानमंत्री स्वयं 65 बार आए हैं और हर बार कोई न कोई तोहफा नॉर्थ ईस्ट के लिए लेकर आए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर की संस्कृति को भी संरक्षित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। अमित शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में विकास को तेजी गति प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव कदम उठा रही है। अमित शाह ने पूर्वोत्तर परिषद की सराहना करते हुए कहा कि इन राज्यों के विकास में परिषद की अहम भूमिका है। अब समय आ गया है कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को पूर्वोत्तर के विकास से एक बिग पुश देने का समय आ गया है और इसके लिए एक्ट ईस्ट, एक्ट फास्ट और एक्ट फर्स्ट, ये तीनों मंत्र जो हमें दिए गए हैं, ये तीनों मंत्र को चरितार्थ करने का काम डोनर मंत्रालय बखूबी कर रहा है, एनईसी भी कर रही है। एनईसी ने अपने 50 वर्षों में आकांक्षाओं, जरूरियातों और चुनौतियों के संभावित समाधानों पर चर्चा करने का एक महत्वपूर्ण मंच बनकर पूर्वोत्तर के विकास की भाग्य रेखा बनने का काम किया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर में पुलिस ने माओवादियों पर बड़ी कार्रवाई की।
पुलिस ने आईईडी विस्फोट मामले में 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। माओवादियों की पहचान पांडु मुचाकी, कोवासी देवा और जोगा कवासी के रूप में हुई है। इनमें से एक आरोपी कोवासी देवा पर 1 लाख रुपए इनाम भी घोषित किया जा चुका है। गिरफ्तार नक्सलियों से इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, पावर बैटरी बरामद की गई। डीआरजी, बस्तर फाइटर्स, सीएएफ और अरनपुर थाना की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर इन नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए डिटेंशन कैंप स्थापित करने की बात कही है। उन्होंने शुक्रवार को विधानसभा में इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को सीधे हमारी जेलों में नहीं रखा जा सकता, इसलिए उन्हें डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए बीएमसी से जमीन भी मांगी गई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नागपुर में स्थित बाला साहब BR अम्बेडकर की दीक्षा भूमि पहुंचे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि निश्चित रूप से यहां आने के बाद हमें एक ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। यह स्थान प्रेरणा का स्रोत है। दीक्षा भूमि, चैत्य भूमि एक श्रद्धा और आदर्श भूमि है और निश्चित रूप से हमारे जैसे कार्यकर्ता लोग यहाँ पर आते हैं तो ऊर्जा लेके जाते हैं, प्रेरणा लेके जाते हैं और ज़्यादा समाज सेवा करने की शक्ति मिलती है। और इसलिए हर साल मैं यहाँ आता हूँ और दीक्षा भूमि में बाबा साहब को वंदन करता हूँ। और वैसे मैं यहाँ पर आया हूँ और निश्चित रूप से बाबा साहब के विचार जो है, जो दलित, शोषित, पीड़ित जो है उनको मुख्य प्रवाह में लाने का काम उन्होंने किया है और उन्हीं के वजह से आज सामान्य परिवार के व्यक्ति को देश के प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को मंजूरी दे दी है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी के लिए 5 दिसंबर को दिल्ली के मुख्य सचिव और मुख्य सतर्कता अधिकारी को पत्र लिखा था। इसके बाद दिल्ली के एलजी ने केजरीवाल के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दी। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि इस घोटाले में करोड़ों का हेरफेर हुआ है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो सबसे बड़ी खबर है आज की कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की जांच अब शुरू होने वाली है, एलजी साहब ने घोषणा की है, आपकी प्रतिक्रिया? मैं इस जांच का स्वागत करता हूं और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मुख्य अभियुक्त हैं और ये बात माननीय कोर्ट ने भी स्वीकार की है कि इस घोटाले में करोड़ों रुपए का हेरफेर हुआ है। तो उस दलाली और कमीशन का जवाब तो अरविंद केजरीवाल को देना होगा। वो जमानत पर छूटे हुए अपराधी हैं और जमानत पर छूटे हुए अपराधी अपराध मुक्त नहीं होता है। आज जो 2 विशिष्ट लोग हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, क्या वजह है कि लोग आम आदमी पार्टी को छोड़ रहे हैं? आम आदमी पार्टी में कोई भी वो आदमी नहीं रह सकता जो सच बोलना पसंद करता हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को झूठ सुनना और झूठ बोलना ही पसंद है। आपने सुना डॉक्टर सुखबीर दलाल ने खुद कहा कि वो गांव देहात के लिए काम करना चाहते थे लेकिन उनको करने नहीं दिया गया। अर्थशास्त्री हैं। सरदार बलबीर सिंह जी 6 बार के इलेक्टेड मेंबर हैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के। सिख समाज में उनका बहुत बड़ा नाम है। अगर ऐसे लोग हमारी पार्टी में जुड़ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। एक आखिरी सवाल है सर आपसे, जो चुनाव का वक्त आ रहा है तो रोहिंग्या वोटर, मुसलमान वोटर की बात चर्चा में है और बार बार बीजेपी की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है? रोहिंग्या और बांग्लादेशी इनका कोई धर्म नहीं है। ये तो विदेशी घुसपैठी हैं जो दिल्ली को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। और हमने बार बार चुनाव आयोग से मांग किया कि दिल्ली में ऐसे अवैध वोटर जो दिल्ली के नहीं हैं लेकिन उनके वोट बने हुए हैं, वो जिनका नाम या जिनकी डेथ हो चुकी है, ऐसे वोटर दिल्ली के वोटर लिस्ट में नहीं होने चाहिए और चुनाव आयोग इस पर काम कर रहा है। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, कैमरामैन राधे कृष्णा के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद हर्ष मल्होत्रा ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। बातचीत करते हुए अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने जमकर हमला बोला। हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार देखकर कई नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता रोहिंग्यों को संरक्षण देते हैं। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, सबसे जो बड़ी बात है, आज एलजी साहब ने ईडी के जरिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? माननीय सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय हाई कोर्ट, इन्होंने भी अपने इंटरिम ऑर्डर्स में ये माना है कि प्राइमा फेसाई कुछ ना कुछ घोटाला तो है ही। ट्रायल चल रहा है, अभी जांच के आदेश दिए हैं, वो इसलिए ही दिए होंगे क्योंकि कोई ना कोई प्राइमा फेसाई एविडेंसेस सामने आए होंगे। पर एक बात समझ में नहीं आती है, इतना बड़ा शराब के घोटाले में इस बात का जवाब आज तक केजरीवाल मनीष सिसोदिया ने नहीं दिया कि नई शराब नीति से पहले शराब के ठेकेदारों की कमीशन 2% हुआ करती थी पुरानी शराब नीति में। नई शराब नीति में ये कमीशन 12% अचानक कहां से हो गई? एक जो सवाल है कि कई इमिनेंट लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, पूर्व विधायक आज जिन्होंने ज्वाइन किया, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण साफ समझ में आता है। जिन लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ी केजरीवाल के बहकावे में आके, वो आम आदमी पार्टी में आके यहाँ का भ्रष्टाचार देख के, यहाँ की कार्यप्रणाली देखकर, गुंडागर्दी देखकर, यहाँ पर तानाशाही देखकर आहत हैं, उनका दम घुटता है और उनको ये सामने विकल्प नजर आता है कि सही मायने में आज कोई भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दे रहा है तो मोदी जी की सरकार दे रही है। एक सर आखिरी सवाल है, चुनाव का वक्त है, करीब आ रहा है चुनाव, तो मामला रोहिंग्या वोटर्स का आ रहा है, क्या है ये मामला? दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के नेता और स्वयं केजरीवाल रोहिंग्यों को संरक्षण देते हैं, जो कि देश के नागरिक भी नहीं है। उनका वोट बनवाने की कोशिश करते हैं कि इनका वोट बन जाए और इनका वोट, हमें वोट मिल जाए। ये दिल्ली की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा। कैमरामैन राधे कृष्णा के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। संसद परिसर में भाजपा सांसदों के खिलाफ धक्का मुक्की मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामले की जांच दिल्ली पुलिस की ओर से अपराध शाखा को सौंपे जाने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने स्वागत किया है। केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी पर अशोभनीय हरकत करने और गुंडागर्दी का माहौल बनाने का आरोप लगाया है। कभी सांसद एक दूसरे से धक्का मुक्की नहीं करते, सबको अधिकार है धरना देना, शॉटिंग स्लोगन करना, लेकिन ये जानबूझ करके बगल से रास्ते से नहीं जा करके बीच से जाके प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत वो धक्का मुक्की में गिराना। राहुल गांधी जी का आचरण अशोभनीय था, अराजकता से भरा हुआ था और अगर मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने गुंडागर्दी का माहौल बनाने का काम किया। तो जब कानून को अपने हाथ में लेंगे तो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कानून से बड़ा कोई नहीं है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देहरादून में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया। इस अवसर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह और मंत्रालय की सचिव लीना नंदन भी मौजूद रहीं। इस मौके पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि किसी भी देश के पर्यावरण संकट से निपटने में भारत अहम भूमिका निभाना चाहता है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया, जिसमें 102 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं। दुनिया के जो पर्यावरणीय संकट है उसमें हम हमेशा कहते हैं कि भारत जो है वो प्रॉब्लम का पार्ट नहीं बनना चाहता है, हम सॉल्यूशन करना भी चाहते हैं और करने के लिए हम ग्लोबल साउथ को लेकर भी चलना चाहते हैं। इस 5 जून को प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया और लगभग 5-6 महीने में हमारे पोर्टल पे 102 करोड़ से ज्यादा एंट्रीज आई और सब लोगों ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में भाग लिया। ये बहुत बड़ा दुनिया का चलने वाला कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया। दुनिया के सबसे बड़े ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम भारत नेट ने ऑप्टिकल फाइबर, रेडियो और सैटेलाइट तकनीकों का उपयोग करके 2,14,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को जोड़ने में मदद की है। अक्टूबर 2011 में शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य देश की प्रत्येक ग्राम पंचायत को किफ़ायती हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा प्रदान करना है।
संचार मंत्रालय के अनुसार भारत नेट परियोजना के माध्यम से 2,14,283 ग्राम पंचायतें जुड़ चुकी हैं और 6,92,299 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। मंत्रालय के मुताबिक अक्टूबर 2024 तक देश के 783 जिलों में फैले 4G BTS की संख्या 24,96,644 तक पहुंच गई है। भारत ने 779 जिलों में 4,62,084 BTS तैनात करके दुनिया में 5G सेवाओं का सबसे तेज रोल आउट देखा है। डेटा की कीमत मार्च 2014 की 269 रुपये प्रति जीबी से काफ़ी कम होकर मात्र 9 रुपये 8 पैसे प्रति जीबी हो गई है। मीडियन मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड मार्च 2014 में 1.30 Mbps से बढ़कर 95.67 Mbps हो गई है। प्रति ग्राहक डेटा का औसत वायरलेस उपयोग बढ़कर 22.24 GB प्रति ग्राहक प्रति माह हो गया है। देश में 6,44,131 गाँवों में से 6,15,836 गाँवों में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान की गई है। और अब बात खेल की। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRAI को ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेज़बानी का अधिकार मिल गया है। साल 2023 में भोपाल में सीनियर विश्व कप का आयोजन भारत में हुआ था, जबकि ISSF विश्व कप फाइनल भी देश में आयोजित हुआ था। NRAI के अध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह देव ने कहा कि पिछले महीने रोम में ISSF अध्यक्ष लुसियानो रॉसी के साथ बैठक हुई थी, जिसमें लुसियानो ने देश में आयोजित हुई पिछली प्रतियोगिताओं की सफल मेज़बानी का जिक्र किया। साथ ही इस बात को भी सामने रखा कि किस तरह से भारत निशानेबाजी के खेल को विश्व पटल पर एक नई पहचान दे रहा है। सांकेतिक भाषा के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। Thank you.